आए हैं सोशल इश्यूज़, आपकी मंथली मैगज़ीन दिसंबर की। हमने बाकी सारे टॉपिक्स कवर किए हैं, चाहे वो पॉलिटी, गवर्नेंस हो, इकॉनमी हो, इंटरनेशनल रिलेशंस हो, सिक्योरिटी हो, एनवायरनमेंट हो। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लेलिस्ट पे जाके ज़रूर चेक करिए और अच्छे से उसको इन डेप्थ नॉलेज दी गई है। आप इस पे फ्री ऑफ कॉस्ट चेक कर सकते हैं। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी कीजिए। आज हम सोशल इश्यूज़ में 2 टॉपिक्स हमारे बड़े इंपॉर्टेंट हैं, तो लेट्स डिस्कस दैट। सबसे पहला टॉपिक है हमारा, जिस पे आज हम बात करने जा रहे हैं, दैट इज़ इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज एंड कास्ट आइडेंटिटीज इन इंडिया। बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है गाइस। सबसे पहले समझो ये न्यूज़ में ही क्यों आया। बहुत सारे ऐसे इंस्टेंसेस देखे जा रहे हैं, बहुत सारी ऐसी जगहों पे चीज़ें नज़र आ रही हैं जहाँ पे ना कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। कास्ट के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव किया जा रहा है और ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करके किया जा रहा है। जो मार्जिनलाइज्ड कास्ट ग्रुप है, जो वर्कफोर्स में जा रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है वहाँ पर, तो उसको क्या-क्या चीज़ें देखनी पड़ रही हैं, क्या-क्या चीज़ें वो फेस कर रहा है, एंड विद रिस्पेक्ट टू टेक्नोलॉजी वो हम चेक करने वाले हैं। अब देखो यहाँ पे ना 2 टर्म्स निकल कर आती हैं। एक टर्म होती है सोशल आइडेंटिटी, और स्पेसिफिकली जो बच्चे सोशियोलॉजी ऑप्शनल जिन्होंने ले रखा है, या इवन आपके जो सोसाइटी वाला टॉपिक होता है, उसके लिहाज से बड़ा इंपॉर्टेंट है सुनना। सोशल आइडेंटिटी का सीधा सा मतलब है जो लोग सेल्फ कैटेगराइज लोगों को रिप्रेजेंट करें। यानी कि वो कुछ ऐसे जगह पर बॉर्न हुए हो, किसी स्पेसिफिक कास्ट में बॉर्न हुए हो, किसी स्पेसिफिक जेंडर में बॉर्न हुए हो, किसी स्पेसिफिक एथनिसिटी से बॉर्न हुए हो। तो अगर कुछ ऐसे ग्रुप मेंबरशिप है, देखो बेसिकली सोशल आइडेंटिटी हमारी इसी से निकाली जाती है ना। जैसे कोई ब्राह्मण फैमिली से है, कोई शूद्रा फैमिली से है ना, काइंड ऑफ लाइक दैट। तो वैश्य फैमिली से है, कोई क्षत्रिय फैमिली का ग्रुप है। तो सोशल आइडेंटिटी हमारे कास्ट, जेंडर और एथनिसिटी 3 फैक्टर से निकाली जाती है। इस बेसिस पे सेल्फ कैटेगराइज किया जाता है ग्रुप मेंबरशिप को, ठीक है। उसके बाद आता है कास्ट सिस्टम के बारे में, कि कास्ट सिस्टम कहाँ से आया। तो कह रहा है कि ये जनरेशन टू जनरेशन हमारी सोसाइटी जो डिवाइड हुई है, सोशो रिलीजियस नॉर्म्स पे हुई है, हायरार्की बनी है ना। फिर ये कह रहा है कास्ट की डिस्पैरिटी कैसे हो जाती है। कह रहा है अब जो डिसएडवांटेज सेक्शन है, जैसे आप सुनते थे पहले शूद्रास के लिए किया जाता था, उनको डिस्क्रिमिनेशन हमेशा मिला है, चाहे इनइक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी लगा लो आप। तो इनइक्वालिटी ऑफ इनकम की वजह से भी, तो एक स्टडी में बोला गया कि जो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर स्टडी है सोशल एक्सक्लूजन एंड इंक्लूजन पॉलिसी का, उसमें बोला गया है कि अप्रोक्सीमेटली 27% मॉडर्न इंडियन फैमिलीज आज की डेट में, आज भी, जबकि आर्टिकल 17 में अनटचेबिलिटी को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अबॉलिश करा गया है, फिर भी देखने को मिल रहा है। तो जवाहरलाल नेहरू की जो यूनिवर्सिटी ने साफ तौर पे बताया कि आज भी ऐसी पॉलिसीज के चलते ऐसा हो रहा है। आज भी डिस्क्रिमिनेशन कुछ ऐसा सेक्शन है जो फेस कर रहा है। अब ये कह रहा है कि इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज का कास्ट बेस्ड डिस्पैरिटी, अरे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज कैसे कास्ट बेस्ड डिस्पैरिटीज को क्रिएट करती हैं, कैसे एमेलियोरेट कर रही हैं। तो देखो सीधी सी बात है, टेक्नोलॉजी कैसे करती है, क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन का एक्सेस प्रोवाइड करती है ना। आजकल आप देखते ही हो, आपकी सारा टाइम ज़्यादातर सोशल मीडिया सब पे रहता है, चीज़ों पे रहता है। अब जब इस चीज़ों पे इतना ज़्यादा हम रहेंगे तो डेफिनेटली हमारे साथ क्या होगा, कि हमें डेफिनेटली ऐसी चीज़ें देखनी पड़ सकती हैं। तो यहाँ पर एमेलियोरेटेड का मतलब होता है टू मेक समथिंग बेटर, ठीक है। तो यहाँ पर एमेलियोरेटेड का मतलब यही हुआ, टू मेक समथिंग बेटर। एक्सेस देती हैं, एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी देती हैं और एवेन्यूज देती हैं, एंटरप्रेन्योरशिप, है ना। अब हाउ हैव एवर क्या होता है कि कुछ ऐसे भी इश्यूज हैं जहाँ पर इन कास्ट को बड़ी सारी दिक्कतें भी फेस करनी। कह रहा है एक प्लेटफॉर्म पे आपको अच्छी चीज़ें भी मिल रही हैं, दूसरी ही तरफ जो टेक्नोलॉजी है वो ऑनलाइन हेरासमेंट भी दिखाती है, पोटेंशियल बायसेस ऐसे प्रोवाइड कर देती है। हेट स्पीचेज, इतनी ज़्यादा हेट स्पीचेस देख के लोग उससे काफ़ी प्रभावित होते हैं, उनको काफ़ी लगता है कि भाई ये कैसा सिस्टम है। तो टेक्नोलॉजी जो है बहुत सारे कास्ट डायनेमिक्स को भी बहुत तरीके से कॉम्प्लेक्स डिस्प्ले कर रही है। तो सोचो टेक्नोलॉजी भी कास्ट बेस्ड डिस्पैरिटी को पैदा कर सकती है। तो देखो आजकल का हथियार है ये। अब कह रहा है कि क्या-क्या चीज़ें होती हैं टेक्नोलॉजी की वजह से, कौन-कौन से इश्यूज आते हैं, है ना। तो सबसे बड़ा इशू कह रहा है डोमिनेंस ऑफ अपर कास्ट ग्रुप। कह रहा है 2019 का सर्वे उठाओ, लोक नीति और सीएसडीएस का, उनके सर्वे में ही लिखी थी ये बात कि जो आपके अपीयरेंस है शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स का, लेस फ्रिक्वेंट ऑन सोशल मीडिया। कह रहा फिर एक और रिपोर्ट, हमने रिपोर्ट्स को जरूर कोट करना, ध्यान रखना, एक और रिपोर्ट है ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन रिसर्च रिपोर्ट, इसमें भी रिवील करा गया कि कास्ट आइडेंटिटीज आर रिप्रोड्यूस्ड। सोचो आप, एंड कास्ट नॉर्म्स वायलेशंस हैव इंक्रीज ऑन सोशल मीडिया इन इंडिया। इंडिया के अंदर कास्ट नॉर्म्स का वायलेशन हो रहा है, कास्ट आइडेंटिटीज को रिप्रोड्यूस करा जा रहा है।
कह रहा है इसके कारण एक और इशू आता है, डिजिटल डिवाइड। जो ओनरशिप है, एक्सेस है डिजिटल सर्विसेज का, तो एक फर्स्ट लेवल है, एक सेकंड लेवल है जहाँ डिजिटल स्किल्स होनी चाहिए। देखो आपके पास पहली बात क्या है, डिजिटल डिवाइड कैसे क्रिएट हुआ? सबसे पहली बार आपके पास डिवाइस होना चाहिए, फर्स्ट लेवल, ठीक है। लेवल फर्स्ट लेवल के बाद सेकंड लेवल है कि आपके पास वो स्किल होनी चाहिए, डिजिटल स्किल। फिर ये डिजिटल आपका जो डिवाइड क्रिएट हुआ, कितने ग्रुप्स के बीच में हुआ? एक डिसएडवांटेज कास्ट ग्रुप है, दूसरा इंडिया में तो आपको पता ही चल रहा है। अब इस डिजिटल डिवाइड की वजह से एक गैप क्रिएट होता है, क्या? आपको एक्सेस ऑफ क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिलेगी। रिमोट एरिया है, नेट चल नहीं रहा, वाईफाई कनेक्टिविटी है ही नहीं, आपके पास क्वालिटी एजुकेशन की दिक्कत आनी शुरू हो जाएगी। फिर हेल्थ केयर फैसिलिटीज, आजकल आप सोचो अर्बन एरिया के लोग हॉस्पिटल्स का, अब धीरे धीरे लोग ना टेलीपैथी की तरफ आने लग गए हैं या टेलीमेडिसिन की तरफ आने लग गए। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज का रिस्ट्रिक्शन हो जाता है, अगर आप नहीं, आपके पास फर्स्ट लेवल और सेकंड लेवल के डिवाइसेस हैं या नहीं स्किल है, तो डिजिटल डिवाइड ऐसे बना होगा। तीसरी प्रॉब्लम होती है एल्गोरिथम बायस की, यानी कि इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई की वजह से, हिस्टोरिकल डेटा ने मतलब तिल के बताया हुआ है, यहाँ पर बायसेस हैं, कास्ट बेस्ड बायसेस है। कह रहा है कैसे? कह रहा है एआई प्रिडिक्टिंग पॉलिसिंग सिस्टम जो क्रिएट हुए हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन जो लेगेसी में छूट गया था पुराना, वो वापस से पैदा किया जा रहा है। और कह रहा है वो हो भी सकता है, बड़ा लाइकली हो जाए, अनजस्ट क्रिमिनलाइजेशन हो सकता है। ये सारे वर्ड्स को जरूर याद रखना, अनजस्ट क्रिमिनलाइजेशन ऑफ मार्जिनलाइज कम्युनिटीज। तो भले ही गलत तरीके से, देखो पहले भी होता था और आज भी इस तरह की चीजें लौट लौट कर आ रही हैं टेक्नोलॉजी की मदद से। तो हम कहते थे ना कि अब तो काफी मॉडर्न हो जाएगी लाइफ, तो ऐसा सिस्टम, तो अनजस्ट क्रिमिनल सिस्टम मतलब ही होता है कि डिस्क्रिमिनेटरी क्रिमिनल जस्टिस पॉलिसीज, जो आपने पहले हिस्टोरिकली आप देखते थे, अब आपको फिर से वैसा देखने को मिलेगा, रॉन्गफुल कन्विक्शंस कराए जाएंगे। तो यानी कि ये सारी समस्याएं बन रही हैं, और ऐसा ही क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो यूपीएससी आपको देगा। फिर वर्कफोर्स का रिप्रेजेंटेशन, कह रहा कास्ट बेस्ड डिस्पैरिटीज की वजह से क्या होगा, अंडर रिप्रेजेंटेशन रह जाएगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी वर्कफोर्स काम यही कर रही है, लोगों में ये हीन भाव पैदा कर रही है ना। देखो डिवाइड सोसाइटी में ऐसे ही खेला जा रहा है, तो अंडर रिप्रेजेंटेशन होगा मार्जिनलाइज कम्युनिटीज का। देखा भी आपने, अभी हमने जवाहरलाल नेहरू की यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट पढ़ी। फिर सोशल स्टिग्मा सेग्रीगेशन तो आप कर ही रहे हो, क्योंकि आपने डेरोगेटरी कमेंट्स आप करा रहे हो, हेट स्पीचेस आप पैदा कर रहे हो, ऑनलाइन हरासमेंट टेक्नोलॉजी की मदद से जा ही रहा है, और वो फर्दर लोगों के अंदर एक ऐसी हीन भावना और प्रेजुडिस पैदा कर रहा है कि आपको देख के स्टीरियोटाइप शुरू हो जाएंगे लोगों के लिए आना, प्रेजुडिस के मन भाव बनेंगे आपके अंदर, नेगेटिव चीजें आपके अंदर आएंगी, तो ये सारी चीजें शुरू हो जाएंगी। तो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज क्या कर रही है, बहुत ज्यादा कास्ट डिस्पैरिटीज पे काम कर रही है, बट इट इज नॉट ओनली अ पार्ट ऑफ प्रॉब्लम, इट कैन बी पार्ट ऑफ सोल्यूशन एज वेल। लेकिन देखो आप ब्यूरोक्रेट बनने वाले हो ना, आप प्रॉब्लम 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 मत चिल्लाओ, आप देखो इसका दूसरा कॉइन, कॉइन का दूसरा हिस्सा देखो जहाँ पे सोल्यूशन पड़ा हुआ है। सोल्यूशन क्या है कि कास्ट डिस्पैरिटीज को टेक्नोलॉजी की मदद से ही आपको काटना पड़ेगा, एड्रेस करना पड़ेगा। कह रहा सबसे पहला काम क्या करो, डिजिटल इंक्लूजन कर दो, इम्प्लीमेंट करो ना। आप डिजिटल इंडिया लेकर आ रहे हो, आप चाहते हो 2047 आने वाला है, 100 साल आप मना रहे हो, अमृतकाल आप मना रहे हो, कुछ करो ऐसा कि डिजिटल डिवाइड खत्म हो, डिजिटल इंक्लूजन लाओ, प्रोवाइडिंग अफोर्डेबल एक्सेसिबल टेक्नोलॉजी। आप जब फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए प्रधानमंत्री जनधन योजना क्रिएट कर सकते हो, व्हाई नॉट टू दिस ऑल्सो, डिजिटल इंक्लूजन कराओ। इससे क्या होगा, क्योंकि देखो डिजिटल इंक्लूजन होने से जो समस्या बनी थी, मेरा सोल्यूशन बनेगा, मुझे क्वालिटी एजुकेशन मेरी जनता को मिलेगी, हेल्थ केयर सर्विसेज, फाइनेंशियल सर्विसेज, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी ये क्रिएट होंगी, सबसे पहला काम। दूसरी चीज पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन, इंफॉर्मेशन नेटवर्क का इस्तेमाल करके, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर कर पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन बढ़ेगा, इन्फ्लुएंस बढ़ेगा डिसीजन मेकिंग ऑफ मार्जिनलाइज ग्रुप्स का, पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन जिसकी वजह से हो पाएगी। तीसरा काम करो, रिसोर्सेज का एक्सेस बढ़ा दो, जैसे जितना भी डिसएडवांटेज ग्रुप दिख रहा है आप करो ना उनके लिए स्किल ट्रेनिंग प्रोवाइड करो, हेल्थ केयर दो उनको, आप एजुकेशन इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करो आप उनके लिए। फिनेंस का डाइवर्सिफिकेशन शुरू कर दो आज से ही, फाइनेंशियल रिसोर्सेज को इस तरह से डाइवर्सिफाई करो कि एजुकेशन, हेल्थ नीड और एंटरप्रेन्योरल एफर्ट्स में कमी ना आए। फिर सोशल अवेयरनेस तो जरूरी है ही, कि जहां आप कह रहे हो कि सोशल की मीडिया की वजह से ये सारी चीजें, डेरोगेटरी कमेंट, हेट स्पीचेस वहां पे लगा दो आप। आपके ओटीटी प्लेटफॉर्म या कोई भी इस तरह के प्लेटफॉर्म्स पर आप रिस्ट्रिक्शंस क्यों नहीं लगा सकते, रेगुलेशन आप क्यों नहीं लगा सकते? पॉलिटिकल विल ही तो चाहिए, इम्प्लीमेंट कराओ आप। और देखो ये सब काम आपको जाके करने हैं, आप समझ लो टेक्नोलॉजी आपके लिए
समस्या ना बने, सोल्यूशन बने, इसके लिए आपको हमेशा अवेयर रहना है एज अ ब्यूरोक्रेट। फिर कम्युनिटी एम्पावरमेंट, डिजिटल प्लेटफॉर्म, यूज ऑफ एआई टेक्नोलॉजी, मार्जिनलाइज जितनी भी कम्युनिटीज हैं उसको इन्फॉर्मेशन, रिसोर्सेज, नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करके देनी है। एग्जाम्पल के तौर पर ये कह रहा है कि एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जितना यूज होगा, अगर एट्रोसिटीज के लिए कराया जा रहा है तो नॉन रजिस्ट्रेशन केसेस होने चाहिए। इशूज का क्रिएट है, अगर सिंपल मोबाइल ऐप हो उसमें रिकॉर्ड करो ना आप, एट्रोसिटी कोई हुई है या कोई नोटिफाई करो गवर्नमेंट मशीनरी को सेम टाइम पे। मैं आपको एक बड़ा अच्छा एग्जांपल देती हूँ। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे को ना एक बार ये किसी एक नॉर्मल एक बंदा था, कॉमन सिटीजन था, उसने कुछ फोटो क्लिक्स करके दिखाई कि किस तरह से रेलवेज पर ना रेलवे के फैंस, रेलवे के एसी, रेलवे की सीटें उखाड़ के ले गए। उसने रिकॉर्ड कर ली वो वीडियो और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे को उस पर अटैक किया ट्विटर पे, और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने इमीडिएट उस पर एक्शन लिया। तो हम क्यों नहीं कर सकते टेक्नोलॉजी को? हम कह रहे हैं प्रॉब्लम है, हम सोल्यूशन के फॉर्म में क्यों नहीं यूज करते? लोगों को हम एक पॉजिटिव दृष्टि क्यों नहीं दे पाते? हम ऐसे अब अवेयरनेस कैंपेन चलाएं, ऐसे एग्जाम्पल्स को क्यों नहीं कोट करते हैं, है ना? तो ये बड़ी बात है। फिर वे फॉरवर्ड में कह रहा है कि क्या करें जिसकी वजह से आइडिया ऑफ नॉन डिस्क्रिमिनेशन इन टेक्नोलॉजी एक रूट हो जाए, लोगों के एक रूट्स में आ जाए। तो ये कह रहा है कि हम वो वाला वर्ल्ड भी तो ला सकते हैं। वी कैन री इमेजिन अम्बेडकर्स विजन ऑफ अ कास्टलेस सोसाइटी। यू हैव टू राइट इट लाइक दिस ओनली। गाइस ये ध्यान रखना, अपने मेंस आंसर राइटिंग को ऐसे लिखना कि ब्यूरोक्रेट लिख रहा है, ऐसे मत लिखना कि कोई बायस्ड इंसान लिख रहा है। वेरी केयरफुल अबाउट द सेम, स्पेशली whenever you are writing the societal point of view। सोसाइटी का पॉइंट ऑफ व्यू आपका इस तरह से होना चाहिए, और अपने पॉइंट ऑफ व्यू से पहले अम्बेडकर जी, गांधी जी, या वॉट एवर द मार्क्स के व्यूज, ऐसे व्यूज डालो जो आपके आंसर को स्ट्रॉन्ग करे। तो यहाँ पर हमें याद दिलाना है, वी कैन री इमेजिन अम्बेडकर्स विजन ऑफ कास्टलेस सोसाइटी विद इन emerging टेक्नोलॉजीज एंड अप्लाई द सेम फॉर्मूला। वी हैव टू एनहिलेट कास्ट इन एआई। मेटावर्स टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करना है हमें। आप समझो एनिहिलेट क्या होता है, एनिहिलेट कास्ट क्या होती हैं? सोसाइटी के जो बच्चे हैं जो सोशियोलॉजी पढ़ते हैं उनको ज़रूर ये टर्म कहीं ना कहीं मिली होगी। तो आप मुझे बताओ एनिहिलेट का मतलब क्या होता है? एनिहिलेट का मतलब होता है किसी चीज़ को डिस्ट्रॉय या डिफीट करना कंप्लीटली। तो याद रखो, हमारी यही कोशिश होनी चाहिए कि एआई से कास्ट जैसी चीज़ों को हम डिस्क्रिमिनेट करें। मेटावर्स टेक्नोलॉजी का एक शब्द आया, मेटावर्स टेक्नोलॉजी क्या होती है गाइस? तो मेटावर्स का मतलब ही है वर्चुअल रियलिटी दिखाना, इंटरेक्ट कराना एनवायरनमेंट को अदर यूजर्स के साथ। तो मेटावर्स टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए। ऐसा एक सिस्टम बने कि आपस में यूजर्स बात करें वहाँ पर, ताकि कोई किसी तरह के डेरोगेटरी कमेंट्स को आपको ही रोकना होगा। कहीं मिले ऐसे यूट्यूब करने लग गया, इफ़ यू राइट समथिंग हेट स्पीच इज अ काइंड ऑफ दिस, आपको वो उड़ाएगा। आप करके देखो। ये रिस्ट्रिक्शंस का आना ज़रूरी है ताकि हमारी सोसाइटी में हार्मनी, पीस पे देखो हम कभी भी उंगली नहीं उठा सकते। पीस एंड जहाँ हार्मनी है वहीं पे सोसाइटी के डेवलपमेंट होगी। तो उस पे आप कहीं भी अगर छेड़खानी देखते हो, आप भी अवेयर करो, अपने आसपास के लोगों को अवेयर करो। फिर ये कह रहा है इसके लिए रिकॉग्नाइज कास्ट बायसनेस कहाँ से आ रही है? पोटेंशियल ऐसे बनती चीजें ढूंढो। टेक्नोलॉजिकल डेवलपर्स आपके इतने ट्रेंड होने चाहिए कि वो ढूंढ के निकालें कौन है। डेटा सेट, सोशोलॉजिकल, देखो आप ना छोटी छोटी ये सारी चीज़ें भी सीखते रहा करो। थोड़ा थोड़ा एआई सीखो। जैसे कभी कभी क्या होता है कि एग्जाम हमने एक साल प्रिपेयर करा, नहीं हो रहा है, स्टार्ट डूइंग दीज थिंग ऑल्सो। थोड़ा सा टेक्नोलॉजी सीख लेना चाहिए। डेवलप फेयरनेस मैट्रिक्स एंड कंस्ट्रेंट्स, क्रुशियल है आपकी कल्चरली। आप चेक करो कि एंटी कास्ट फेयरनेस मैट्रिक्स बनाओ एक, क्योंकि कास्ट बायसनेस हर तरह से एलिमिनेट होनी चाहिए। प्रमोट डाइवर्सिटी एंड इंक्लूसिविटी। डेवलपर्स जो हैं वल्नरेबल कम्युनिटीज़ के, SC ST, उनको रिप्रेजेंटेशन दो, क्योंकि वो जब डिज़ाइन डेवलप करेंगे ना तो वो उस पैरामीटर को हमेशा याद रखेंगे कि उन्होंने चोट खाई है। चोट खाया हुआ बंदा और अच्छा डेवलप करता है। मीनिंगफुल सपोर्ट, आपका सपोर्ट मार्जिनलाइज कम्युनिटी, तो इट इज़ वेरी मच क्रिशुअल टू एलोकेट सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट फंडिंग। एलिमिनेट कर दो कास्ट को एआई से। एंटी कास्ट एथिकल गाइडलाइंस को साफ तौर पे इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज का लिखो, इफेक्टिव तरह से इम्प्लीमेंट करो उस चीज़ को। तो ये सारी चीज़ें करने की बिल्कुल ज़रूरत है। ठीक है, नाउ लेट्स कम टू द गाइस नेक्स्ट टॉपिक दैट टॉक अबाउट सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस। तो याद रखो विशाखा गाइडलाइंस, इसको याद एकदम जैसी टॉपिक आए एकदम आपके दिमाग में विशाखा की गाइडलाइंस आनी चाहिए। विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 1997 जजमेंट। तो यहाँ पर हम ना एक्ट 2023 में जो जो चीज़ें आई हैं उसके बारे में, प्रोहिबिशन रिड्रेसल के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, क्योंकि 2023 में 10 साल हुए हैं तो फिर विल हैव टू डिस्कस दिस, है ना। विशाखा गाइडलाइंस में अगर आपको उसकी जजमेंट याद है तो उसमें साफ तौर पे एक लीगली बाइंडिंग गाइडलाइंस दी थी
क्या दिया था कि राइट टू इक्वलिटी एंड डिग्निटी किसी भी महीने में खराब नहीं होनी चाहिए। डेफिनेशन दी सेक्सुअल हरासमेंट की, इसी ने दी थी, याद रखना। क्वेश्चन आ सकता है, डेफिनेशन सेक्सुअल हरासमेंट की कौन से केस से मिली, तो विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान गाइडलाइंस मिली है। अकाउंटेबिलिटी, प्रिवेंशन, प्रायोरिटाइज करना। उसके बाद हमारे पास आता है पोश एक्ट, वही आपका कौन सा वाला, इसके अंदर आपके बात की जाएगी प्रिवेंशन और ये वाला प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल। उसके बाद यहाँ पर आते हैं इसके रिलेटेड की प्रोविजंस क्या है। तो सबसे पहले देखो, एक्ट ने हमेशा एस्पायर किया है एक चीज के लिए, और वो क्या है कि हमेशा जब वुमेन काम कर रही हो वर्क प्लेस पे, तो इक्वालिटी और सेक्सुअल हरासमेंट से वो फ्री रहे, वहां पे उसको दिक्कत ना आए, क्योंकि फिर तो आप अल्टीमेटली वुमेन का टैलेंट खराब करोगे अगर वहां पे इतना भी अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो। फिर इसके आपके देखो प्रोविजन समझो इसके, इसने डिफाइन किया, क्या डिफाइन किया, एग्री वुमेन क्या होती है। वो वुमेन जो रेगुलरली, टेम्परेरी, एडहॉक वे या डेली बेसिस पे जहाँ पे भी काम कर रही है, वर्क प्लेस पर है, स्टूडेंट है, एग्री वुमेन वो होती है। ठीक है, वर्क प्लेस का मतलब क्या, किसी भी तरह का वर्क प्लेस हो, चाहे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, एनजीओ है, हाउसेज है, प्राइवेट कंपनीज है, ये सारे आपके वर्क प्लेस में आते हैं। ध्यान से सुनना इस चीज को। फिर सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस क्या होती है कि कोई भी अनवेलकम एक्ट या कोई ऐसा फिजिकल कांटेक्ट किया गया है, वुमेन पे डिमांड की गई है, या कोई सेक्सुअल फेवर्स लिए गए हैं या कोई सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क्स दिए गए हैं। पता है आपको, ये भी कहना गुना है कि आप बड़े वुमेन के कलर पे या वुमेन के किसी क्लॉथ पे बोलना भी, उसको भी लीगली गलत माना जाता है, क्राइम माना जाता है। ध्यान रखना मेरी इस बात को। पोर्नोग्राफी आपको शो की जा रही है, तो ये आप समझ लो ये सारी की सारी चीजें सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस है। कहीं होता देखो, फोटो क्लिक करो, भेजो सीधा। बताऊंगी अभी कहाँ। रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ एम्प्लॉयर्स, एम्प्लॉयर्स की सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कल को आप कोई बिजनेस सेटअप पे होते हो या कहीं पर होते हो, तो याद रखना, वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज करवाना, अवेयरनेस प्रोग्राम चलवाना, सेंसिटाइज कराओ एम्प्लॉयज को अबाउट द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट, एनुअल रिपोर्ट बनाओ डिटेल पूरा, उसमें 2 कंप्लेंट्स का। फिर कंप्लेंट कमेटी बैठती है यहाँ पर, इसके पास एटलीस्ट 50% यहाँ पर वुमेन ही है इस कमेटी के अंदर। आईसीसी है, इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी है, एम्प्लॉयर्स आर रिक्वायर्ड टू कॉन्स्टिट्यूट एन आईसीसी, वो हर वर्क प्लेस पे जाएगी। प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो होती है इसकी वुमेन ही होती है। लोकल कंप्लेंट कमेटी में भी जब कंप्लेंट आती है तो वुमेन ही होती है वहाँ पर, और यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन हैविंग लेस देन 10 वर्कर्स है तो समझ लो लोकल कंप्लेंट कमेटी है वो। प्रोसीजर क्या होता है कंप्लेंट फाइल करने का, मैंने आपको कहा था, बताती हूँ अभी। एग्री वुमेन अगर कंप्लेंट लिखती है सेक्सुअल हरासमेंट के अगेंस्ट, तो कहाँ देगी, इंटरनल कमेटी को दे या लोकल कमेटी को, 3 महीने के अंदर अंदर दे दे फ्रॉम द डेट ऑफ इंसिडेंट। पेनल्टी क्या है, अगर एम्प्लॉयर ने आईसीसी नहीं कॉन्स्टिट्यूट करा और या किसी प्रोविजन के खिलाफ वो गया, 50,000 रुपये देने को तैयार हो जाए, एंड विच इंक्रीजेस फॉर अ रिपीट ऑफेंस। और अगर बार बार ये होता रहा तो पैसा और बढ़ता जाए, लेकिन पेनल्टी और थोड़ी तगड़ी होनी चाहिए, है ना। उसके बाद अचीवमेंट आउटकम्स ऑफ द पॉश एक्ट, कह रहा है सबसे पहला काम क्या होगा, इसे रिपोर्टिंग बढ़ेगी। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का डेटा है, उसने बताया कि जब से ये हुआ ना, विशाखा गाइडलाइंस आई और सेक्सुअल हरासमेंट के रिलेटेड बना, 54% केसेस बढ़ गए। मतलब लोगों ने रजिस्टर करना शुरू कर दिया, पहले तो लोग रजिस्टर ही नहीं करते थे, डरती थी ना वुमेन, कहाँ रजिस्टर करे, कोई है ही नहीं ना, ग्रीवेंस पोर्टल ही नहीं है, कहाँ जाए वुमेन। तो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने ये शुरू कर दिया था। फिर वुमेन एम्पावरमेंट, लीगल प्रोटेक्शन अंडर द एक्ट टू सेफर एंड मोर कंड्यूसिव वर्किंग कंडीशन रहे, ये चीज जरूरी है। तीसरी चीज कह रहा है अकाउंटेबिलिटी एम्प्लॉयर्स की तरफ से बढ़े। मतलब एम्प्लॉयर क्या कर रहा है अगर वो ये सब देख रहा है चारों तरफ होते हुए, या खुद भी वो अगर इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो उसकी अकाउंटेबिलिटी जरूर बढ़नी चाहिए। अवेयरनेस, तो इसमें एक हैंडबुक है, ट्रेनिंग मॉड्यूल है, इनिशिएटिव है वुमेन मिनिस्ट्री का ही है, उन्होंने निकाला है ताकि वुमेन को एजुकेट हम कर सकें। अच्छा, इसको ना इम्प्लीमेंट करने में लेकिन कुछ चैलेंजेस हैं। कह रहा सबसे बड़ी बात पता है क्या होती है, सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया है, बहुत सारे जो नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन है, आपको याद होगा पिछले दिनों रेसलर्स के साथ आपने बहुत अच्छे से सुना होगा, बहुत रहा न्यूज में, तो नॉन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आईसीसी एक बहुत बड़ी वजह है। मई 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने इतने लैप्स और अनसर्टेनिटी देखी कि इंटरनल कमेटी नहीं है ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर। तो सबसे बड़ा एग्जांपल आप कोट कराना, बहुत सारे नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन में ये रहा। फिर मॉनिटरिंग की दिक्कत है, कोई सेंट्रलाइज्ड डेटा ही नहीं है, केस कहाँ रजिस्टर करें, इनएक्सेसिबिलिटी बहुत है, लॉ इज लार्जली इनएक्सेसिबल टू वुमेन वर्कर्स, अंडर रिपोर्टिंग है, फियर ऑफ प्रोफेशनल रिपरकशंस, लॉस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, lack of clarity in the law about how to conduct such inquiries,
लैक ऑफ अवेयरनेस इन वुमेन एम्प्लॉयज, है ही नहीं, फेस कर रहे हैं वो हरासमेंट बड़ा लेवल पर। फिर वे फॉरवर्ड में बोला जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट हैज इशूड सर्टेन डायरेक्शंस टू यूनियन स्टेट्स एंड यूटीज। टाइम बाउंड एक्सरसाइज करे वो, वेदर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, अथॉरिटीज हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, कंप्लेंट कमेटी हर हाल में कॉन्स्टिट्यूट करनी है। डिटेल्स पब्लिश करो, वेबसाइट पे दिखाओ अपनी अथॉरिटी एम्पावरमेंट, सारे वर्कशॉप सेमिनार वगैरह चलाओ, अपस्किल करो। मेंबर ऑफ कमेटीज के लोगों के लिए भी कहा जा रहा है। व्हाट डू यू मीन बाय अपस्किल्स? देयर आर टू टर्म्स, अपस्किल्स एंड रीस्किल। व्हाट डू यू मीन बाय दैट? कभी सुनी है आपने? अपस्किल मेंबर, यहाँ वो एक टर्म कह रहा है अपस्किल मेंबर्स। क्या होता है अपस्किल? देखो ये टर्म सोशियोलॉजिकल टर्म्स हैं और आपको ये जरूर पता होनी चाहिए। तो अपस्किल का मतलब क्या हुआ? अपस्किल का मतलब हुआ कि आप कहीं ना कहीं चीज़ों को, स्किल जो है उसकी वो अप करने की कोशिश कर रहे हो, यानी कि कुछ नया क्रिएट कर रहे हो, कुछ नई एडिशनल स्किल्स डाल रहे हो। ठीक है ना? देखो वो भी ज़रूरी होती है। कभी-कभी हमारा जो स्टाफ होता है वो आपका ना, उसने उसका एक लेवल ऑफ एजुकेशन था, उसके तहत वो कर रहा था, एक्सपीरियंस से उसने कुछ सीखा। दिस इज़ द टाइम कि जहाँ पे ना अपस्किलिंग होनी चाहिए। मॉडर्न टेक्नोलॉजी के तहत जो बहुत सारे नए क्राइम शुरू हुए, वो सब के बारे में पता होना चाहिए, एंड दैट इज़ एन अपस्किलिंग ओनली। ठीक है? एक टर्म मैंने आपसे कहा रीस्किल होता है। रीस्किल का मतलब क्या होता है? रीस्किल का मतलब है कि जैसे कोई नया बंदा अनएम्प्लॉयड पर्सन था, ठीक है? उसको आप नई स्किल सिखा रहे हो, तो उसको रीस्किलिंग कहते हैं। ठीक है? एग्जाम्पल के तौर पे जैसे ना आप अकाउंटेंट है ना? उसको आपने वेब डेवलपर पर, जैसे जैसे वेबसाइट्स वगैरह पर, वहां पर अकाउंटेंसी सिखाई। अभी उसको ना थ्योरेटिकल वो चीज की नॉलेज है, बट उसको उस चीज को आपने टेक्नोलॉजिकल फॉर्म में सिखा रहे हो। ठीक है? दैट इज कॉल्ड रीस्किलिंग। दोनों वर्ड्स का आप ध्यान रखना। एक मैंने आपको समझाया अपस्किलिंग क्या होती है, एक सब मैंने आपको समझाया रीस्किलिंग। दोनों चीजें याद रखनी है। फिर इम्प्लीमेंट करो आप टेक्नोलॉजिकल सोल्यूशंस, दो आप केस मैनेजमेंट, रिपोर्टिंग, ये सारी चीजें सिक्योर डॉक्यूमेंट में इसको दिखाओ। अच्छा देखो, इसके ना दो ही टॉपिक्स थे, तो शॉर्ट्स भी क्योंकि दो ही तीन है, तो उसको कवर कर लेते हैं अभी के अभी, ताकि आपका सोसाइटी पूरा अच्छे से कवर हो जाए। ज्ञान प्रोग्राम है एक। क्या होता है ये? ग्लोबल इनिशिएटिव ऑफ एकेडमिक नेटवर्क्स। ठीक है? सेंटर ने इसको अप्रूव करा है, इसका 4th फेज चल रहा है, रोल आउट हुआ है, उसको अप्रूव करा जा रहा है। बात ये है कि चलाता कौन है इस प्रोग्राम को? 2015 से चल रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के साथ एक जॉइंट टीचिंग प्रोग्राम है। रेप्यूटेड इंटरनेशनल फैकल्टी बुलाई जाती है इसके लिए। टैलेंट पूल बैठता है यहाँ पर पूरा, साइंटिस्ट का, एंटरप्रेन्योर्स का। इसका काम ही यही है, हायर एजुकेशन इंडिया में देना। एलिजिबिलिटी है जितने भी गवर्नमेंट हायर इंस्टीट्यूशंस हैं। बेनिफिट क्या कर रहे हैं ये स्कीम को ना, स्कीम से ये इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूशंस को कनेक्ट करते हैं। और ये बहुत जगह पर दे, देखो कोर्स का प्रपोजल ही यही है कि यहाँ पे ना जैसे 5 डे का ड्यूरेशन दे दिया है ना, लेक्चर के टारगेट्स ऐसे करके कोर्स को ऑफर किया जाता है। अच्छा ये कोर्स जो है लास्टेड ओवर 10 days, बट लेस देन 2 months का होता है ये सब। ठीक है? विदाउट एनी एडिशनल कोई फाइनेंशियल सपोर्ट दिए कर लेते हैं। फंडिंग कितनी है? $8,000 5 डे ड्यूरेशन के लिए, और $12,000 है फॉर 10 डे ड्यूरेशन हर कोर्स के लिए, पेड फॉर ईच कोर्स टू सपोर्ट। ठीक है? फॉरेन फैकल्टी ये सबको करने के लिए, ताकि नेशनल कोऑर्डिनेटर भी है, आईआईटी खड़गपुर है, याद रखना। ज्ञान प्रोग्राम का नेशनल कोऑर्डिनेटर कौन है? आईआईटी खड़गपुर। मेजर इनिशिएटिव क्या लिए इन्होंने, करता क्या है ये? अपॉर्चुनिटी टू आवर फैकल्टी टू लर्न एंड शेयर नॉलेज। स्टूडेंट्स को नई नॉलेज मिलेगी, नए पेडागोजिक मेथड सीखेंगे वो। अपॉर्चुनिटी इंडियन इंडस्ट्रीज को अपडेट कर लें ताकि वो अपनी नॉलेज को। ठीक है? रिपोर्ट ऑन जेंडर रिलेटेड किलिंग्स। रिपोर्ट में टाइटल करा गया किलिंग ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स, और ये कहाँ आया? यूनाइटेड नेशंस के ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम। फेमिसाइड एक शब्द होता है, समझ लो आज क्या होता है। फेमिसाइड का मतलब है आप इंटरनेशनल किलिंग शुरू कर चुके हो, कमिटमेंट लिया आपने, लोगे आप, क्योंकि आप कुछ ग्राउंड रिलेटेड फैक्टर्स से बड़ा तंग आ गए हो। कैसे? जैसे ना आइडियोलॉजी ऑफ मेंस एंटाइटलमेंट है ना, एंड प्रिविलेज ओवर वुमेन। अगर किसी की ऐसी आइडियोलॉजी है कि वो पेट्रियार्कल सोसाइटी को बड़ा मानता है, वो मेन के एंटाइटलमेंट को ज़्यादा तवज्जो देता है, वुमेन को इतनी तवज्जो नहीं देता है, या उसके सोशल नॉर्म्स में मैस्कुलिनिटी वाली बात है, या नीड टू असर्ट मेल कंट्रोल और पावर, ऐसी चीज़ को हम कहते हैं जेंडर रिलेटेड फैक्टर्स की वजह से इंटरनेशनल किलिंग शुरू करना, दैट इज फेमिसाइड। अब इसमें ना एक रिपोर्ट आई, इसमें कह रहे हैं वर्ल्ड वाइड हो क्या रहा है। 2022 की रिपोर्ट में कहा कि 88,900 वुमेन एंड गर्ल्स हैं होमिसाइड विक्टिम रही हैं वर्ल्ड वाइड। 55% टोटल फीमेल होमिसाइड विक्टिम्स रही हैं किल्ड बाय फैमिली। इंडिया के अंदर डेथ क्यों होती है? डाउरी,
विचक्राफ्ट एक्विजिशन, समझ रहे हो ना, विचक्राफ्ट करना या जेंडर रिलेटेड फैक्टर जो होते हैं, इसकी वजह से स्लोली डिक्लाइनिंग द लास्ट डिकेड। तो रिकमेंडेशन बोली जा रही है कि भैया विक्टिम को सपोर्ट करो, आप सोशल नॉर्म को एड्रेस करो क्योंकि बहुत जबरदस्त समस्या है ये। कह रहे हैं, आप सोचो, आपने फेमिसाइड को हटाने के लिए ही तो सती प्रथा का काटा मारा था, कमीशन बिठाई थी सती प्रिवेंशन 1987। डाउरी के लिए आप एक्ट बना चुके हो, इमोरल ट्रैफिक के लिए बना चुके हो, डोमेस्टिक वायलेंस के लिए बना चुके हो, आईपीसी के अंडर आप डाउरी डेथ या कुछ ऐसा रेप का केस आता है तो उसके लिए बना रखा है। तो फेमिसाइड को खत्म करना है, तो समझ लो फेमिसाइड कितना खतरनाक होता है। इंटरनेशनल किलिंग शुरू हो जाती है यहाँ पर जेंडर रिलेटेड ग्राउंड्स पर। तो यहाँ पर एक चीज आपने पढ़ी होगी, यूएनओडीसी, इट इज व्हाट इज दैट? यूएन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम, 1997 में आया। इसका काम है, यूनाइटेड नेशंस की एक बॉडी है, इसका काम होता है कुछ रिपोर्ट्स निकालता है। ये रिपोर्ट्स का भूलना मत, वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट, क्राइम एंड ड्रग रिपोर्ट सर्वे निकालता है ये। फिर है स्कीम्स फॉर प्रोवाइडिंग ड्रोन्स टू वुमेन। देखो, आ जाओ, व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। कैबिनेट ने सेंट्रल सेक्टर स्कीम को अप्रूव करा है ताकि ड्रोन्स को वो वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को दें। इस स्कीम का काम क्या है? ड्रोन्स प्रोवाइड करना तो 15,000 सेलेक्टेड वुमेन ड्यूरिंग पीरियड ऑफ 2023-24, 25-26 वाले में। रेंटल सर्विसेज देना फॉर फार्मर्स टू एग्रीकल्चर पर्पजेस। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप कैसे क्या होते हैं? 15 से 25 मेंबर जिनकी सोशल और इकोनॉमिक बैकग्राउंड एक जैसे हों और वो चाहते हो अपनी लिविंग कंडीशंस को अच्छा करना। फिर हॉलिस्टिक इंटरवेंशन बाय कन्वर्जिंग रिसोर्सेज एंड एफर्ट, ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर की गई। अब यहाँ ये कह रहा है वन मेंबर वेल क्वालिफाइड होता है यहाँ पर। सिग्निफिकेंस क्या है स्कीम का? इसमें कॉन्स्टिट्यूशन देख लो, ये लोग होते हैं। एडिशनल इनकम बढ़ेगी यहाँ के लोगों की, जो लोग होते हैं। इनहेंस क्रॉप, मतलब देखो यहाँ के ना लोगों की समस्या समझो ना आप बात को। वुमेन रिलेटेड जो क्राइसिस है, वो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट जब तक नहीं होगी उसको समस्याएं झेलनी पड़ेंगी, इसीलिए किया जा रहा है। ड्रोन्स का रेगुलेशन इंडिया में है। ड्रोन्स क्या होते हैं हमारे लिए? अनमेन्ड एरियल व्हीकल्स है, यूएवी है, रिमोटली पायलटेड कंट्रोल सिस्टम है। अब ड्रोन्स का बेनिफिट क्या है? किसान को मिल रहा है, सर्वेलेंस सिस्टम को मिल रहा है, रुस्तम एक हमारा है, सोमित सिस्टम, डीआरडीओ लक्ष्य, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, सबको फायदे दे रहे हैं। रेड जोन है, नो ड्रोन ड्रोन जोन भी है यहाँ पर एक। फिर हमारे पास है रिपोर्ट ऑन नेशनल पॉलिसी ऑन चाइल्ड लेबर। पॉलिसी का काम क्या है? पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने रिपोर्ट दी है, नेशनल पॉलिसी ऑन चाइल्ड लेबर। पॉलिसी टू एलिमिनेट चाइल्ड लेबर हैज़ टू गो अ लॉन्ग वे ताकि उसका टारगेट अचीव हो। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 8.7, याद रखो 2030 टारगेट है, एंड इट इज़ वेरी वेरी नियर, क्योंकि 2024 शुरू हो गया है, 30 आने में टाइम नहीं लगेगा। तो टू एंड ऑल फॉर्म्स ऑफ चाइल्ड लेबर बाय 2025। लो, इसमें तो हमने 8.7 में तो 2025 नेक्स्ट ईयर तक हम चाहते हैं। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं, लेकिन बड़ी एम्बिग्यूटी है। कह रहे हैं देखो, चाइल्ड की डेफिनेशन एक तो हमें पता ही नहीं है लेजिस्लेशन में, बताओ। राइट ऑफ फ्री टू चिल्ड्रन, कि भाई वो कंपल्सरी एजुकेशन मिले, वो हमें चाइल्ड एज अ पर्सन 6 से 14 साल के बच्चे को मानते हैं। जुवेनाइल जस्टिस कहते हैं 18 साल जब तक कंप्लीट ना हो तब तक है। तो बड़ी दिक्कत है कि चाइल्ड किसको माने हम। तो मेजर हॉटस्पॉट जो चाइल्ड लेबर और चाइल्ड ट्रैफिकिंग के होते हैं, वो ध्यान रखना, पेपर में आ सकता है। इमाइग्रेंट्स हैं एरिया है जहाँ बंगाल बांग्लादेश का ट्राइबल एरिया साथ, ये मशहूर है चाइल्ड लेबर चाइल्ड ट्रैफिकिंग के लिए। रिकमेंडेशन बोला जा रहा है भाई, डिस्क्रिपेंसी सबसे पहले खत्म करो, आप अपने टर्म्स को ठीक से समझाओ, एम्बिग्यूटीज खत्म करो। ठीक है, तो आईएलओ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने मिनिमम एज बताई है वर्क की एट 15 ईयर्स, विद एक्सेप्शन फॉर लाइट वर्क फ्रॉम द एज ऑफ 30। ठीक है, 3 से 4 बारी जो आपके टाइम्स में इंक्रीज हो रहा है, अमाउंट ऑफ लाइन फाइन, सम स्ट्रिक्टर पनिशमेंट, ये सब कराओ। रिपोर्ट करो चिल्ड्रंस के बारे में, कोई ट्रैफिक पुलिस अगर आपका ट्रैफिकिंग करते हुए दिखते हैं तो स्टेप बाय इंडिया अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, आर्टिकल 24 याद रखना। सबसे पहले फंडामेंटल राइट नहीं बना करा हुआ है कि कोई भी डेंजरस फैक्ट्री में बच्चा काम नहीं करेगा। इंडिया ने रेटिफाई करा है, साइन किया, हमने रेटिफाई करके आए हैं आईएलओ की कन्वेंशन पे, कसमें खाई हैं हमने कि हम कभी बच्चे को लेबर पे नहीं लेके जाएंगे। हमारा एक्ट भी है, नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट भी है हमारा। पेंसिल एक है, पेंसिल याद रखना, व्हाट यू मीन बाय पेंसिल? प्लेटफॉर्म फॉर इफेक्टिव इन्फोर्समेंट फॉर नो चाइल्ड लेबर। पोर्टल है, सक्सेसफुल भी रहा है। लास्ट टॉपिक इज आंगनबाड़ी प्रोटोकॉल फॉर दिव्यांग चिल्ड्रन। मिनिस्ट्री ऑफ चाइल्ड एंड डेवलपमेंट का प्रोग्राम है, इसका काम है पोषण अभियान को और तेजी से बढ़ाना, अर्ली डिसेबिलिटी जो बच्चों के साइन दिखते हैं उनको ठीक करना। आशा जो बहनें होती हैं या राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम टीम्स चलाती हैं, इसमें प्रोटोकॉल में पूरा पूरा इनलाइन करके जो हमारा अभी नया कैरिकुलम बन रहा है, जो हमारी नई एजुकेशन पॉलिसी है, उस पर भी चल के काम दिव्यांग बच्चों के लिए किया जा रहा है। तो इसका नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क फॉर फाउंडेशनल स्टेज 2022 में ये तहत इस काम को कराया जा रहा है। तो आंगनवाड़ी प्रोटोकॉल फॉर दिव्यांग बच्चे। ठीक है,
चलिए जी, आज हमारा सोसाइटी पोर्शन खत्म हो गया है। विल स्टार्ट टुमारो फ्रॉम साइंस एंड टेक पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू पीएम पाठशाला। हैव अ नाइस डे टू ऑल।